जनाब फैजी साहब, सबका रुकन हज कमेटी आशा पर जनाब महमूद हुसैन इंजीनियर साहब, सादिक साहब, दीगर दोस्तों, बुजुर्गों, पशु पर्दा बैठ कर सुनने वाली मेरी माओ बहनों, ये आज का इंतखाबी जलसा कुलीन मस्जिद के इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार आली जनाब जाफर हुसैन मेरा साहब की ताईद में रखा गया है। सबसे पहले उम्मीदवार कैसा होना चाहिए या उम्मीदवार क्या होता है, वो कहते हुए मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं। वैसे तो कई लोग कोई शौकिया उम्मीदवार बन गए हैं, तो कोई दौलत कमाने के लिए उम्मीदवार बन गए हैं। बहरहाल ये जमहूरी मुल्क है मेरे भाई, यहाँ पर सबको इंतखाबात में हिस्सा लेने का बराबर हक है। यह ऐसी जमहूरियत है कि यहाँ पर खातिल भी इंतखाबात में हिस्सा ले सकते हैं, तो चोर डाकू भी इंतखाबात में हिस्सा ले सकते हैं। अरे ये तो चोर डाकू की बात हुई, ये ऐसी जमहूरियत है कि यहाँ पर हिजड़े भी इंतखाबात में हिस्सा ले सकते हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि कुलीन मस्जिद से इत्तेहादुल मुस्लिमीन किसी अहरे गहरे नत्थु खाले को टिकट नहीं देती, किसी आलतू फालतू या चोर या डाकू या खातिर को यहाँ का उम्मीदवार नहीं बनाती या अपना उम्मीदवार नहीं बनाती, बल्कि मस्जिद से इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़ियादत हमेशा एक अच्छे तैनातदार, औसत पसंद, तालीम याफ्ता और काबिल और दोस्त ऐसे शख्स को उम्मीदवार बनाती है। और उम्मीदवार यानी अवामी नुमाइंदा कब कहलाता है? आज की पब्लिक या आज की आवाम या आज के लोग जब इंसानियत की कसौटी पर उम्मीदवार को परखते हैं, तो जब वो जाकर अवामी नुमाइंदा बनता है। अरे कोई दौलत के बलबूते पर या दौलत की ताकत पर आपको खरीदना चाहता है या आपके जमीन को खरीदना चाहता है या आपके हुकूक को खरीदना चाहता है, तो याद रखो है उम्मीदवार, ये तेरे ख्यालात गलत, तेरी सोच गलत, तेरी फितरत गलत, तेरी हर चीज गलत। और आज आप देखिए कि यहाँ का जो उम्मीदवार है, सभी को मालूम कि उसने आज से 15 दिन खबर अखबार में एक बयान दिया था कि मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर किसी भी जमात से मैं उम्मीदवार बनने वाला हूं। ये मौजूदा तेलुगु देशम का उम्मीदवार आज से 15-16 दिन कबल बयान देता है, और आज वही उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी की गोद में जिसका सदर चंद्रा बाबू नायडू बैठा हुआ है और उसी की शय पर यहाँ का उम्मीदवार बना हुआ है। तो मैं ये कहता हूं कि ये कैसी अकलमंदी है, ये कैसा उम्मीदवार है, वो क्या कहता है उसको कुछ समझना नहीं आता। वो पहले तो कांग्रेस के पास गया टिकट मांगने के लिए, तो कांग्रेस ने धुतकार दिया, तो टीआरएस के पास गया। अरे टीआरएस भी उसको नजरअंदाज कर दिया, आम आदमी के पास गया तो उसने भी उसको थूक दिया। तो बिलाखिर वो जाफरानी रंग पहनकर आपके सामने आ रहा है। तो मेरा कहने का मकसद यही है कि मेरे भाई, एक छोटी सी मिसाल आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं कि एक गली के किसी कोने में किसी शख्स का कत्ल हो रहा है और एक आदमी कोने पर ठहरा हुआ देख रहा है कि कहीं पुलिस तो नहीं आ रही है, या बहरहाल कुछ भी और निगरानी कर रहा है। बहरहाल खत्म करने वालों ने उस आदमी का खत्म कर दिया, इस सिर्फ निगरानी कर रहा था। तो बताइए कि उस खत्म में इस शरीक के जुर्म है या नहीं? बच्चा कहेगा कि यकीनन वो शरीक के जुर्म है। और आज ये तेलुगु देशम का उम्मीदवार बनकर आपके सामने आ रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी का पूरा एजेंडा साथ में लेकर आपके सामने आ रहा है। तो बताइए ये किसका उम्मीदवार है? आप जवाब दीजिए, ये तेलुगु देशम का या भारतीय जनता पार्टी का, या फिर आप कह दीजिए ये उम्मीदवार
है? बीजेपी का जोर से बोलिए, उम्मीदवार किसका है? तो बताइए, वो बीजेपी, वो भारतीय जनता पार्टी, या वो संघ परिवार, या वो विश्व हिंदू परिषद, या वो बजरंग दल, जो हमारे हुकूक को फरामोश करने की कोशिश करते हैं, या वो हमारे मुस्लिम पर्सन लॉ को बर्खास्त करने की साजिशें करते हैं, तो बताइए कि आप ऐसे उम्मीदवार को अपना कीमती वोट देंगे? जब आप अपना कीमती वोट उस उम्मीदवार को देने का वादा नहीं करते, तो यकीनन मैं तमाम दानिशवर लोगों से, तमाम अहले ईमान लोगों से, तमाम बाज़मीर लोगों से मैं यही उम्मीद रखता हूं कि वो अपने गली कुर्जों में ऐसे बदज़मीर, ऐसे बदसूझ, ऐसे बदख्याल उम्मीदवार को अपने गली कुर्जों में खत्म रखने की उसको कतई इजाजत नहीं देंगे। और आज कुलीन मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन, सबसे पहले तो मैं दुआ करता हूं अपने खाइदीन के लिए कि अल्लाह उनको अच्छी सेहत दे, अच्छी उम्र दे। अगर मेरी भी उम्र मेरे खाइदीन को लग जाए तो मैं या मेरे खानदान को या मेरे घर वालों को कोई अफसोस नहीं होगा, क्योंकि मेरी उम्र कोई काम की नहीं, क्योंकि मेरी क़ियादत कोई काम की नहीं। हमारे को ऐसी क़ियादत जो भारतीय जनता पार्टी का जो डटकर मुकाबला कर सकती है, उसका नाम कुलीन मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन है। उन कायदीन का नाम अजहरुद्दीन अवैसी है, उन कायदीन का नाम अकबरुद्दीन अवैसी है। ये लोग भारतीय जनता पार्टी हो या बजरंग दल हो या विश्व हिंदू परिषद हो, इन कायदीन जब भी सोते हैं, अगर उनके ख्वाब में भी अगर ये कायदीन आ जाते हैं तो चौंक कर उठ जाते हैं, वो चौंक कर उठ जाते हैं। तो बताओ ऐ मेरे दोस्तों, ऐ मेरे बुजुर्गों, ऐ मेरे पसे वार्ता बैठ कर सुनने वाली मेरी माओ बहनों, ऐसी क़ियादत को क्या तुम इनकार करोगे जो हमेशा आपके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, जो हमेशा मुस्लिम पर्सन लॉ का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, जो हमेशा अग़यार का मुकाबला करते हैं? अरे मेरे भाई, आज का जमाना ऐसा जमाना है कि बच्चा बच्चा भी सियासत को जान गया है। अरे वो दौर था, अम्मा 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 के नाम पर, इंदिरा अम्मा के नाम पर कांग्रेसी वोट दिए और क़ियादत करे, हमको लूट लिए और चले गए। ऐसा भी इसके बाद में एक दौर आया, अन्ना 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 एनटीआर अन्ना, बहरहाल वो भी हवा चली, लेकिन यहाँ ना अम्मा काम में आने वाली है ना अन्ना काम में वाले हैं। अरे यहाँ पर तो हकीकत क्या है, हक और बातिल क्या है, सब जानते हैं। अरे बातिल ताकतें तो वो हैं जो हमारे मफादात को, जो हमारे हुकूक को खत्म करते हुए इस मुल्क में यकसा सिविल कोड को कायम करना चाहते हैं या यकसा सिविल कोड को नाफिज करना चाहते हैं। अरे बताइए कि आज जो लोग जमहूरियत के नाम पर या सेक्युलरिज्म के नाम पर जो आपके सामने आ रहे हैं, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि इस मुल्क में जमहूरियत नाम की चीज नहीं है। जमहूरियत का खत्म तो उसी दिन हुआ जिस दिन बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया। अरे जमहूरियत का खत्म तो उसी दिन हुआ जिस वक्त गुजरात में मुसलमानों की नस्लकशी हुई। अरे जमहूरियत का खत्म तो उस वक्त हुआ जिस वक्त महाराष्ट्र, बॉम्बे वगैरह में मुसलमानों का कत्ल हुआ। तो मेरा कहने का मकसद यही है मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, इस मुल्क की निढाल जमहूरियत आज हर मुसलमानों को चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि ऐ मुसलमानों, इस मुल्क की जमहूरियत की हिफाजत करो। अगर तुम ही है तो जमहूरियत को जिंदा रख सकते हो, यकीनन मुसलमान ही इस मुल्क की जमहूरियत को जिंदा रख सकता है। अरे देखिए कैसे कैसे मंसूबे ये हमारे खिलाफ बना कर आते हैं। बातें तो बहुत मीठी करते हैं, वादे तो बहुत बुलंद करते हैं कि हम तुम्हारे लिए फला फला काम कर देंगे। बहरहाल ये उनके जितनी भी बातें हैं, गोया ये हथेली में जन्नत बताने वाली बातें हैं। अरे ये फसलानसार के जितने भी बुजुर्ग लोग हैं या जितने भी नौजवान हैं, यकीनन मैं इस बात से इनकार नहीं करेंगे कि अगर हम आज से 70-80 साल पीछे की अगर तारीख अगर दोहराते हैं या पढ़ते हैं, तो वो दौर जहाँ पर कोई लाइट, बरकी लाइट नहीं थी, ये सड़कें जो बिल्कुल यानी कांटेदार रास्ता था, खारदार रास्ता था, पत्थर थे, सब कुछ था, पीने के लिए कोई पानी की पाइपलाइन नहीं थी, लेकिन हम में मोहब्बत थी, हम में इत्तेहाद था, हम में एक दूसरे की तकालीफ को सुनने की ताकत थी और उनको मदद करने की ताकत थी। लेकिन इस तरक्की याफ्ता में ऐसा क्या हो गया कि हम एक दूसरे के आपस में दुश्मन बनते जा रहे हैं, एक दूसरे के हम मुखालिफ होते जा रहे हैं। पढ़ने में आता है कि भाई भाई से बुरा बना हुआ है तो भाई बहनों से बुरे बने हुए हैं। मेरे भाई, मौजूदा हालात
تو صرف یہی کہتے ہیں کہ اپنے اتحاد کو مضبوط کرو. اور کنی مجلس اتحاد المسلمین ہندوستان کی واحد جماعت ہے، ہندوستان کی واحد جماعت ہے جو صرف مسلمان کو اپنے اتحاد مضبوط کرنے کی دعوت دیتی ہے. ارے ہمارا اتحاد جس کا دوسرا نام کنی مجلس اتحاد المسلمین ہے، ہماری طاقت جس کا دوسرا نام کنی مجلس اتحاد المسلمین ہے، ہمارا فخر جس کا دوسرا نام کنی مجلس اتحاد المسلمین ہے. اگر آپ کسی بھی ہندوستان کے کسی بھی شہر میں چلے جاؤ گے، اگر کنی مجلس اتحاد المسلمین کا نام اب بھی اگر بھول جائے، اگر آپ اکبر الدین اویسی کا نام کہو گے تو یقیناً تم کو عزت کی نظر سے، تم کو فخر کی نظر سے وہ لوگ دیکھیں گے، تمہارے آپ مدد کریں گے. کیونکہ کنی مجلس اتحاد المسلمین کی قیادت اور ان کے جذبات ہندوستان کا ہر شہری جان چکا ہے، بالخصوص ہر مسلم اقلیت کنی مجلس اتحاد المسلمین کی طاقت کو سمجھ چکی ہے. تو میں آپ سے یہی کہتا ہوں عزیزان گرامی کہ آپ یہ آنے والی 30 تاریخ کے دن جو ہمارے رائے دہی کا جو دن ہے، ہمارا امتیازی نشان پتنگ ہے، پتنگ کے نشان پر آپ کو ووٹ دینا ہوگا. اور یاد رکھیے کہ بعض ہوش مند لوگ بھی سوال کرتے ہیں، ارے بھائی کیسا ہوگا، کون جیتے گا؟ اگر تمہارے ارادے، اگر تمہاری سوچ اگر مضبوط ہے، تمہارے خیالات اگر ایک ہیں کہ ہم یقیناً مجلس اتحاد المسلمین کو ہی ووٹ دینے والے ہیں، تو خدا یہ قسم کسی کی ماں نہیں لینی کہ پوری مجلس اتحاد المسلمین کے کسی بھی امیدوار کو ہرا دیں. تو میرا کہنے کا مقصد یہی ہے کہ یہ تمام باتیں آپ کے عزم اور آپ کے ارادوں پر یعنی بنتے ہیں. اگر آپ کے ارادے مضبوط ہوں گے تو یقیناً اس کی طاقت بھی آپ کے ساتھ ہوگی، اور کوئی شخص، کوئی بھی دولت مند شخص، چاہے فرعون نما ہو یا نمرود نما ہو یا حمان نما ہو یا شداد نما ہو، وہ آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. کیونکہ کنی مجلس اتحاد المسلمین ہر برے حالات میں ہمارے ساتھ، آپ کے ساتھ شانہ بشانہ مل کر کام کری ہے. یہ صرف ایسی واحد جماعت ہے جو برے وقتوں میں یا تکالیف میں آپ کے ساتھ آتی ہے اور حکومت سے ٹکراتی ہے اور حکومت کو اینٹ کا جواب پتھر دیتی ہے. تو میں آپ سے یہی کہوں گا آخر میں کہ خدا را اپنے اتحاد کو مضبوط کرو، اپنے اختلافات کو ختم کرو اور ایک جٹ ہو جاؤ اور جتنے بھی باطل طاقتیں ہیں جو ہمارے حقوق کو چھیننا چاہتے ہیں یا ہمارے مسلم پرسنل لا میں مداخلت کرنا چاہتے ہیں یا اس ملک میں ہمارے خلاف یکساں سول کوڈ قائم کرنا چاہتے ہیں، تو ان کا اگر صفایا کرنا ہے تو آپ کو کنی مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار کو کامیاب کرنا ہے. تو میں اپنے چند انہی خیالات کے ساتھ یہاں سے رخصت ہوتا ہوں. کنی مجلس اتحاد المسلمین زندہ باد، نقیب ملت زندہ باد. شکریہ، خدا حافظ. ابھی کچھ ہی دیر میں علی جناب اکبر الدین اویسی صاحب کے آنے کی جو ہے اطلاع ہے. میں جو جب سے علی جناب ایم فہیم صاحب اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے، میں دعوت سے خطاب دے رہا ہوں علی جناب خواجہ نصیر الدین فیضی صاحب سے، وہ ہے مخاطب فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے والد سعید صاحب، میئر صاحب اور مقررین، میں اپنی تقریر شروع کرنے سے پہلے